हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि आप सभी को पता है 10 बजे आप सभी की एकदम से ज़बरदस्त, एकदम से धाकड़ मज़ेदार वाली क्लास चलती है। कौन सी? रात में हम लोग कवर करते हैं SCERT के GK GS और इसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि करंट अफेयर भी हम कराते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आपकी SCERT की 8वीं क्लास है। ठीक है, SCERT की जो हम क्लास कवर कर रहे हैं ये 8वीं क्लास है। टोटल SCERT इसमें कवर किया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आप सभी को बता दें टेलीग्राम की लिंक के बारे में थोड़ा सा। टेलीग्राम जो है, देखिए मेरा चैनल का नाम है वनडे एग्ज़ाम टारगेट ना, वनडे एग्ज़ाम टारगेट है। तो आपको बता दूं मेरा बहुत कुछ मतलब कॉपी ही किया जा रहा है, सब कुछ कॉपी किया जा रहा है। तो ये चैनल पहले से ही कॉपी करके बना लिया गया। तो जब भी आप लोग वनडे एग्ज़ाम टारगेट डालते हैं तो हमारा सर्च में नहीं आता है, रीज़न यही है। तो आप ऐसे डालिएगा वनडे एग्ज़ाम है तो वनडे एग्ज़ाम टारगेट में अगर हम देखते हैं पहले इसमें हम कुछ चेंज करेंगे, या तो इधर टी हम जोड़ेंगे या कुछ मतलब इस तरीके से। भी मैंने चेंज नहीं किया है तभी फिलहाल वनडे एग्ज़ाम टारगेट GS करके है, तो उससे सर्च करेंगे तब आएगा ये मैंने देखा। रीज़न क्या है, इसी की वजह से है कि आप लोग मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और आप सभी को और भी सारी चीज़ें पता है, कॉपी है, चोरी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें की जा रही। तो उससे आप इधर की तरफ आइए, बस ये डालिए वनडे एग्ज़ाम टारगेट। अभी प्रेजेंट टाइम में GS है, फिर उसके बाद से हम इसको चेंज करते हैं वनडे एग्ज़ाम टारगेट, कुछ फेर बदल करते हैं। तो पहले से ही एग्जिस्ट हो चुका है, तभी आप लोग हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये रीज़न है। तो ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यानी कि पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, सभी से गुड इवनिंग। हाँ सारी चीज़ें हैं, तो कोई नहीं, फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन की तरफ आइए, हम यहाँ पर बताएंगे। यही तो है, सारी चालाकी रहती, लोगों कॉपी कर लिया एकदम से सारी चीज़ें, और एक कंटेंट भी, सारी चीज़ें हैं, बस वही है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे मेरे यहाँ पे आपको बता दें लाइट बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स नो स्पेस नहीं है। हम आपको बताएंगे ये सारी वो पहले से ही एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर हम कुछ चेंज करेंगे, वनडे एग्ज़ाम टारगेट में कुछ चेंज करेंगे, फिर आप लोगों को ये लिंक हम शेयर करेंगे, फिर आप लोग एकदम से पा जाएंगे। लाइट नहीं थी इस वजह से बड़ा, हाँ प्लेलिस्ट बना देंगे। आ गया टेलीग्राम, अच्छा ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम से जोश और जुनून के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? लाल किला है, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। जो भी है हम आपको लिंक जो टेलीग्राम की आपको सही सही बना करके देने की कोशिश करेंगे। मेरे नाम से पहले ही किसी ने चोरी कर रखा है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। दिल्ली में निम्न में से कौन से स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। विकल्प यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है जंतर मंतर। फटाफट से कवर करेंगे, जंतर मंतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? पूरे ये 50 नंबर की तैयारी, साथ ही साथ में थियोरेटिकल वाले क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे आपको, क्योंकि देखिए SCERT का है तो साइंस और SST सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? सामवेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए फटाफट से रिप्लाई करिए, एकदम से जोश होना चाहिए। दिख रहा है कि एकदम से आप लोग इनएक्टिव फॉर्म में है, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में नहीं चलेगा। एग्जाम सर पे है, एग्ज़ाम सर पे है। और हमने जो मतलब एक दिन नहीं कराया है, जो भी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थी। कल हम मैराथन क्लास चलाएंगे, आपको मैराथन क्लास एकदम से टाइम तो नहीं बताएंगे, जब भी हम टाइम बता देंगे पता चले उस। हाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? विकल्प यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है। देखिए यज्ञ सूत्र है यजुर्वेद में है, नाम से ही पता चल रहा है।
आगे बढ़ते भाई, अगला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया। गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई हैं? गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई हैं? आप सभी की स्क्रीन पर है ऑप्शन। मौर्य काल में, कुषाण है, गुप्त है, हर्ष काल है। जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, बार बार कह रहे हैं एकदम से जोश आना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। एग्जाम ज्यादा दिन नहीं रह गया और एग्जाम होकर के रहेगा। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है। विकल्प यहाँ गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई हैं? तो ये विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, कुषाण काल में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। किधर की तरफ बढ़ेंगे? ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे, कुषाण काल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई, एकदम से टाइम भी नहीं लगाएंगे और एकदम से एक्सीलेंट टाइप वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए भाई जल्दी से, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन सेकंड, या फिर कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। एक भी रिप्लाई आ जाएगी तो फटाफट से आगे क्लास खींच देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ पर प्रथम की बात हो रही है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है अगला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? गीता में फारसी का अनुवाद किसने कराया था? शाहजहां, अकबर, मुराद, या फिर दारा शिकोह? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? बहुत बढ़िया, गीता का फारसी में अनुवाद, गीता का फारसी में अनुवाद किया गया था। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से रिप्लाई। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, दारा शिकोह है। चलिए भाई जल्दी से आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को जल्दी से फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? विकल्प यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, दारा शिकोह इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? अल्बुकर्क, काब्राल, एल्मीडा, डी वैग्रेंजा? विकल्प कौन सा सही होगा? किधर की तरफ बढ़े? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प ए, अल्बुकर्क। ऑप्शन ए सही होता है, अल्बुकर्क 100% अल्बुकर्क की तरफ ही बढ़ेंगे। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? चलिए भाई जल्दी से बताते रहिए, जल्दी से फटाफट से बताते रहिए। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, बहुत सही, विकल्प ए सही हो जाता है, सेंट जॉर्ज दुर्ग। ऑप्शन ए सही होता है, सेंट जॉर्ज दुर्ग है, विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से रिप्लाई, जल्दी से आपकी रिप्लाई आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, एकदम से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करवाने के चक्कर में, पूरी तरीके से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करवाने के चक्कर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट हमारा SCRT है। मुगल प्रशासन में पद खालिश, मुगल प्रशासन में पद खालिश का आशय क्या था? मुगल प्रशासन में खालिश का क्या मतलब होता था? धार्मिक अनुदान होता था, वेतन के बदले में दी गई भूमि है, या स्वयं सम्राट के स्वामित्व में भूमि है, या समग्र शाही संस्थापन है? कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए भाई जल्दी से विकल्प बताते रहिए, विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? बहुत बढ़िया, एनर्जी और जोश के नाम पे एकदम से जीरो है, नल नील बटा सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा है। आगे तो खालिश, खालिश क्या है? विकल्प सी से हो जाता है, स्वयं सम्राट के स्वामित्व में जो भूमि होती थी उसे खालिश कहा जाता था। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। ये जो शब्द है ना, शब्द बड़े पूछे जाते हैं कि ये क्यों प्रचलित थे, इसका क्या मतलब है, इसका आशय क्या है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? अब तक ये हमेशा पूछा जाता था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी,
किसके बीच हुई थी, कहाँ पर हुई थी, हाँ, और कौन विजयी हुआ था। लेकिन आज के हमारे क्वेश्चन में ये डिफरेंट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? आपको बताना है मराठा तोपखाने का कमांडर मल्हार राव होलकर, इब्राहिम खान, विश्वास राव या फिर सदाशिव राव। विकल्प किधर की तरफ हम बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए किधर की तरफ बढ़ा जाए। फटाफट से एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करेंगे, जबरदस्त क्लास को बनाएंगे एकदम से जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, इब्राहिम खान। विकल्प आपका बी से होता है इब्राहिम खान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच झगड़े की जड़ बन गया था? देखिए, फोर्ट ऑफ मुदग है, ठीक है, ये मेनली मुदग भी नहीं, मुदगल है, ये सही ना। फोर्ट ऑफ मुदगल है, गोवा है, रायचूर दोआब है या फिर तेलंगाना है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच झगड़े की जड़ क्या था? ये देखिए एकदम से पूरे थ्योरेटिकल यानी कि बुक के कंटेंट से उठाया गया क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प हम चलेंगे, बढ़ेंगे सी की तरफ। रायचूर दोआब जो था ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच झगड़े का कारण था। विकल्प आपका सी सही होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से खोज करके लिखे हैं, बना करके। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ये तो ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब भी कभी आप पढ़ते हैं डिटेल में तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगृह या फिर वैशाली। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? पहली बौद्ध परिषद। जल्दी से बताइए। देखिए, आसान क्वेश्चन में भी अगर आपका लेट लगेगा ना तो फिर ये समझ आता है कि आपकी तैयारी डाउन चल रही है, और ऐसा मुझे फील ही ना होने दीजिए। अगला हमारा पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगृह या फिर वैशाली। इसमें से हम ऑप्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी, राजगृह है इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? निम्न में से कौन हड़प्पा व्यापार केंद्र था? निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? कालीबंगा, लोथल, सुरकोंडा, रोपड़। कहीं सुत लिखा रहा था, कहीं सुर लिखा रहा, जो भी है। विकल्प कौन सा सही होगा? हड़प्पा व्यापार केंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम ना पूछ करके उलट पुलट करके पूछा ही जाता है, जिसका रिप्लाई निकलता है आपका लोथल ही निकलता है। विकल्प बी सही हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो ये विकल्प आपका बी सही होता है, लोथल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ध्यान से देखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, कौन सा सही होगा? 13वां। तो विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है 13वां ही सही होगा। ठीक है, विकल्प आपका डी सही हो जाता है, रॉक एडिक्ट। एक्स मतलब 10, फिर आगे यहाँ पर 3 जुड़ता है तो 10, 3, 13 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप बताइए क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है? आज के क्वेश्चन का कलेक्शन डिफरेंट है कि नहीं है? चलिए आगे देखिए। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को सीमा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ी भाई, एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं भाई, बड़ी कंजूसी, सही बता रहे हैं, मतलब दिल से लाइक करिए जोरदार तरीके से। और क्या, एकदम जबरदस्त वाली। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर हमारा सही हो जाता है ए, किन्नौर है। किन्नौर, 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 विकल्प ए सही होता है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन, नागेरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में? बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन पूछा खूब जाता है। नागेरहोल नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा या फिर असम है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। प्यार से वीडियो को एकदम से मतलब ऐसे देखते जाइए, देखते जाइए। ऐसा नहीं कि मतलब प्रेशर लेकर के, टेंशन में कुछ नहीं करना है। हाँ,
देखते जाइए ध्यान से। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, कर्नाटक इसका सही जवाब है। अभी नहीं तो कभी नहीं, हार गए ना तो फिर जिंदगी भर हारते ही रह जाएंगे। डट के मुकाबला करिए, एग्जाम ही है, जीत आपकी है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ज्वारी वन की, कंटक वन की, पर्वत वनस्पति है, फिर टैगा वनस्पति है। आगे बढ़िए, एकदम से शेर हैं, वन एग्जाम टारगेट के सभी शेर हैं आप लोग, दहाड़ दीजिए। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही होता है ऑप्शन ए, ज्वारी वन। विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, उड़ गया, विकल्प ए सही होता है ज्वारी वन। आगे देखिए, कुछ बांध से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये तो है आसान सा क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, हीराकुंड, मैनटूर, तुंगभद्रा। विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से भाई, डेली आप सभी की क्लास ये रात के 10 बजे चलती। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? जग जाहिर है, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है कहाँ पर? आपको बताना है कहाँ पर है। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का, बहुत ही आसान सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसी में आप लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? अपारंपरिक पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, अपारंपरिक पूछा जा रहा है, अपारंपरिक। कोयला है, ईंधन है, पेट्रोलियम है, बायोगैस है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत में आ जाता है, देखिए बायोगैस है, ठीक है। कोयला है, ईंधन है, पेट्रोलियम है। ईंधन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो ये सारे इसको बनने में कई साल लग जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? नीलगिरी बायो रिजर्व है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेरों के लिए प्राकृतिक तरीके से नीलगिरी, काजीरंगा, मधुमलाई, गिरी। विकल्प कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है गिरी बायो रिजर्व। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता था, विकल्प आपका डी सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्राकृतिक मार्ग, प्राकृतिक मार्ग जो कि मतलब पर्वत के गैप जो होते हैं, घाटी कहेंगे, राजमार्ग कहेंगे, दर्रा या पर्वतीय भूभाग। बहुत बढ़िया, फटाफट से पहली रिप्लाई आपकी आनी चाहिए, शाबाश। हाँ, एशियाई शेर के लिए। अगला है प्राकृतिक मार्ग, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत किसी जो गैप होता है तो उसे कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, सी होता है दर्रा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वो फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती हो और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए फिर बताइए। जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती पहले नंबर की बात है, और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ के साथ साथ मिट्टी कैसी होती है? जलोढ़ प्लस पानी ज्यादा लगता है। भाई कौन सी फसल है ये? कौन सी फसल है ये? जल्दी से बताइए, कौन सी फसल है? फटाफट से, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब इसमें रिप्लाई देखते हैं कौन कौन सी आ रही है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मूंगफली, चावल, चाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जलोढ़ मिट्टी में विकल्प आपका सी से हो जाता है। चावल कुछ ना समझ आए तो पानी ज्यादा लगता है, ये तो समझ आएगा। और चाय में पानी कहाँ ज्यादा लगता है? और गेहूं में कितना पानी लगता है? मूंगफली में बड़ा पानी लगता है। हम मान लेते हैं जलोढ़ मिट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, कौन सी, पानी का तो समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया, खाइए मूंगफली, छील के खाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एनटीपीसी ने जल विद्युत के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब आपको बताना है कौन सा सही है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है, शाबाश। किसमें भारत ने प्रवेश कर लिया है? तो अब आपको बताना है क्या इसमें प्रवेश, एनटीपीसी ने जल विद्युत के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है? तो दोनों में आप प्रवेश करा ही देंगे। हाँ,
दोनों में कर लिया। भारत को हम एक में क्यों करें कि खाली इसमें कर लिया इसमें नहीं किया, दोनों में आगे रहेगा। भारत है भाई, अपना देश है, महान है। विकल्प सी की तरफ बढ़ेंगे, एक और दो, दोनों में प्रवेश कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा प्रवेश कब होगा भगवान ही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। पौंडीचेरी है, केरल, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। चलिए जल्दी से रिप्लाई। ये अब ना किसी तरीके से नेटवर्क पकड़ा है तो आप लोग ना छुटो जल्दी से। हाँ 2 दिन से नहीं आज आ रहे हैं तो कौन सा एकदम से आप लोगों का पेट भर जा रहा है। ऐसे रो के तो रिप्लाई कर रहे हैं, सर पे पट्टी बांध के। आगे चलिए, जल्दी से प्यार से रिप्लाई करते रहिए, एकदम से टेंशन फ्री होकर के रिलैक्स होकर के रिप्लाई करिए। बहुत ही बढ़िया, एकदम से शेर बनिए, चमगादड़ गीदड़ नहीं। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा। क्या बात है भाई, जबरदस्त। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए पौंडीचेरी। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो पौंडीचेरी विकल्प इसका सही जवाब होता है, पौंडीचेरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल है। किधर की तरफ भाई, आगे आगे आगे। कुगटी वन्य, देखते किसकी रिप्लाई सही आती। पहले नंबर की रिप्लाई किसकी आती, कुगटी वन्य पशु विहार। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। अब मध्य प्रदेश ना बता दीजिएगा, मध्य प्रदेश नहीं बताना है, पहले बता दे रहे हैं। कुगटी, इनके खटिया खड़ी हो गई, एक वर्ड चेंज ना आया ना इनकी हालत हो जाती है खराब, है कि नहीं। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है। देखिए कुगटी जो है ये है हिमाचल प्रदेश, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस नदी ने 2 शताब्दी पुराने शहर टिहरी को जलमग्न कर दिया है। नर्मदा है, अलकनंदा, भागीरथी या फिर कोसी। कौन सा सही होगा भाई, कोई सही होगा कि नहीं। नर्मदा, अलकनंदा, भागीरथी, कोसी। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। विकल्प कौन सा सही होगा। किधर की तरफ बढ़ेंगे, आप कुछ बोलेंगे तभी तो हम बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम यहीं पर टिके अटके रह जाएंगे। चलिए भाई मान लेते हैं विकल्प सी सही हो जाता है, भागीरथी है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है, देखते हैं आप अनुमान लगा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप सही नहीं बताएंगे, बस तुक्का लगाएंगे। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना है। लगभग 50%, 60, 70 या फिर 80%। चलिए भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर हमारा बहुत बढ़िया, अंदाजा तुक्का सही हो जाता है 70%। और 70% लोगों की रिप्लाई सही है। 70% लोगों की रिप्लाई सही है। इन्होंने सोचा 50 तो होगा नहीं, 60 तो होगा नहीं, 80 ज़्यादा हो जाएगा, 60, 50, 60 थोड़ा सा कम हो जाएगा, 50 कम ज़्यादा एकदम से कम हो जा रहा है, 80 ज़्यादा हो जा रहा है, 60 और 70 में से कोई है तो 70 लगभग 7 अंक वाला ही कुछ होता है, तो 7 वाले पे मार देते हैं। सही हो गया भाई अगर ऐसा सोचा है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है। कौन सा कानून है भाई, जल्दी से हम भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन सा कानून है, कोई लपेटने वाला कानून है कि नहीं। निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है। नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, शरीर व्यापार निवारण अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, आप लोग जहां भेजते होंगे वही जाता होगा, मेरे पास नहीं आता है। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है। क्या बात है, विकल्प बी सही होता है, शरीर व्यापार अधिनियम। विकल्प आपका बी सही होता है, बहुत बढ़िया, बी 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 बी। आगे नेक्स्ट, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ है। जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था
और बाद में पूरा राज्य बन गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? इसकी सही रिप्लाई विकल्प आपका कौन सा सही होगा? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बिना किसी देरी के चलते बी की तरफ। विकल्प आपका बी सही होता है, सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा, विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा? सही जवाब, सही जवाब की प्रतीक्षा में विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, शाबाश। लय रुकनी नहीं चाहिए, हिम्मत खत्म नहीं होनी चाहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, संसद द्वारा। विकल्प आपका बी सही होता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, ये ऑप्शन आपका बी सही होगा, संसद। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, स्थानीय सरकारें आधार है लोकतंत्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए फिर रिप्लाई करिए। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य का शासन कौन करता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य का शासन, राज्य पर शासन कौन करता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय? यहां पर ध्यान से देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं होगा, नेटवर्क को कुछ नहीं होगा जब तक ना हमारी जो इच्छा शक्ति होती है ना वो आगे होती है, तो नेटवर्क और कोई भी परिस्थितियां कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी। विकल्प यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, 356 की बात हो रही है, ध्यान से देख करके। विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाता है राज्य का शासन, तो राज्य का शासन करता है राज्यपाल। विकल्प आपका सही हो जाता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको बताते चलते क्लास का जो टाइम टेबल है, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे है, रात में 10 बजे। सुबह 9 बजे करंट की क्लास होती है, दोपहर 2 बजे सर की क्लास होती है, जिसमें मॉडल पेपर करवाया जाता है, और रात 10 बजे होती है हमारी SCRT। अभी इस टाइम SCRT स्पेशल क्लास चल रही है, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और आपको बता दें, कल हमारी जो SCRT की क्लास होगी वो 11th क्लास की है, 11th की है, थोड़े से आसान और थोड़े से टफ क्वेश्चन के साथ होगी। पूरी मैराथन क्लास कराएंगे, पूरे 200 से लेकर के 300 क्वेश्चन कवर करवाएंगे, 200 से 300 एकदम से धाकड़ वाले क्वेश्चन होंगे। 11th क्लास की SCRT होगी, पहले से हम अनाउंस कर दे रहे हैं, 11th क्लास की SCRT होगी, 200 से 300 क्वेश्चन का पूरा मैराथन करवाएंगे। कंटिन्यू आपके एक ही क्लास में 300 के करीब क्वेश्चन तैयार कराएंगे। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? पूरे जोश और एनर्जी के साथ हम वापस आ चुके हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प सी 1993 है, 1993 है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की राजभाषा है, भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है? भारतीय संघ की राजभाषा, बहुत बढ़िया, शाबाश। भारतीय संघ की राजभाषा की अगर हम बात करते हैं तो देवनागरी लिपि में हिंदी है, हिंदी और अंग्रेजी, या फिर तीनों, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है देवनागरी लिपि में हिंदी, ये है राजभाषा। राजभाषा की बात हो रही है, बिल्कुल सही जवाब, 100% सभी बच्चों की रिप्लाई सही होती है। एक आध की गलत है, थोड़ी सी सो रहे हैं तो जग जाइए, एग्जाम सर पे है आपके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। भारतीय संविधान नागरिकता देता है, भारतीय संविधान किस आधार पर नागरिकता देता है? जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, नागरिक जो नगरीकरण है इसके आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर देता है? ये कौन कौन से आधार पर ये नागरिकता देता है? चलिए भाई, किस आधार पर देता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी रिप्लाई करने वालों बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग अच्छे से रिप्लाई करते हो, कहीं पे मतलब कंफ्यूज नहीं होते हैं। विकल्प आपका डी सही हो जाता है। ये देखिए, भारतीय संविधान जन्म के आधार पर भी नागरिकता देते हैं, निवास के आधार पर भी है, नागरीकरण के आधार पर भी देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। ग्रामीण शासन का पंचायत राज रूप पहले अपनाया गया था। ग्रामीण शासन का, ध्यान से सुनिए, ग्रामीण शासन का पंचायत राज जो रूप था ये किसके द्वारा अपनाया गया था? ग्रामीण शासन का जो पंचायत वाली व्यवस्था होती है, ये पहले किसके द्वारा अपनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, आराम से रिप्लाई। राजस्थान तो है, कंफर्म है, राजस्थान है, राजस्थान 100% है, तो राजस्थान आपका यहाँ पर है।
और इधर मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, इधर की तरफ आप बढ़िए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। विकल्प आपका सही होता है 100%। शाबाश, ऐसे ही रिप्लाई आनी चाहिए, एकदम से सही रिप्लाई और तगड़ा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली, एकात्मक है, संसदीय है या फिर राष्ट्रपति प्रणाली? 4 विकल्प आप सभी के सामने है। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे काबिले तारीफ आपकी रिप्लाई थी, काबिले तारीफ रिप्लाई। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही? आगे बढ़िए। एकदम से सभी राजा बाबू और बोलते नहीं रानी बिटिया, ऐसे बच्चे लग रहे हैं आज। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, बिल्कुल सही, द्विसदन पद्धति, संघीय प्रणाली। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन, पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, प्रत्यक्ष या फिर तिर्यक मांग। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपकी 9th से लिए हैं, कुछ 10th से लिए हैं, कुछ 6th और 8th, इन सब में से मिक्स है। विकल्प कौन सा आपका सही होगा? चलिए जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चन की तरफ आइए फटाफट से। पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है, पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहा जाता है? अभी किसी की रिप्लाई आई नहीं है, जल्दी से रिप्लाई करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, शाबाश, विकल्प ए सही हो जाता है। पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है, विकल्प ए संयुक्त मांग है, इसको कहते हैं संयुक्त मांग। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट है, संयंत्र और मशीनरी हैं कैसी? उत्पादक की वस्तुएं हैं, उपभोक्ता की वस्तुएं, वितरक की वस्तुएं, मुक्त वस्तुएं। डेफिनेशन से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, डेफिनेशन से जो एग्जाम्पल दिया होता है वहां से मैंने क्वेश्चन लिया, संयंत्र और मशीनरी कैसी वस्तुएं हैं? चलिए जल्दी से बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, उत्पादक की वस्तुएं। विकल्प ए आपका सही हो जाता है, उत्पादक की वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है? मानव विकास सूचक का आयाम किसको नहीं मानेंगे? जीवन प्रत्याशा, ज्ञान है, सामाजिक स्थिति है, जीवन स्तर है। ध्यान से आप बताइएगा, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। समझ लीजिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपके निगाह के सामने नहीं आते, लेकिन आपको समझ करके रिप्लाई करना होता है। यहाँ पर आपका कॉमन सेंस यूज करना होता है। अब समझ लीजिए कि वो आपका कॉमन सेंस यूज करने वाला समय आ चुका है। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप देखे नहीं होते, लेकिन कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा भी यूज करेंगे आपका 100% सही हो जाएगा। तो वही वाला क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब क्या होगा? मानव विकास सूचक सामाजिक स्थिति। थैंक यू, इतना भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, कार और पेट्रोल हैं। कार और पेट्रोल क्या? आवश्यकताएं हैं, विलासिता वाली वस्तुएं हैं, पूरक है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है कार और पेट्रोल हैं। कार और पेट्रोल, विकल्प सी सही होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नियत लागत के संगत है? ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा नियत लागत के संगत है? परिवहन व्यय है, संपत्ति पर बीमा जो प्रीमियम लगता है वो है, कच्ची सामग्री के लिए भुगतान है, या फिर श्रम लागत है? कौन सा सही होगा?
विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही होता है बी, संपत्ति पर जो बीमा प्रीमियम होता है। नहीं, विकल्प बी। अगला है न्यूक्लियर। यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग होता है किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बहुत बढ़िया। हाँ, मॉडरेटर के रूप में। विकल्प आपका सही होता है। हाँ, मॉडरेटर या नियामक के रूप में, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता, साइंस में तो और पूछा जाता, पता नहीं क्या है इसमें। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, रीजन क्या होता है इसका? ये ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने आपको कई बार बताया, डिटेल में बताया। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है? आगे एससीईआरटी के लिए जुड़े रहिए, साइंस वगैरह हम कवर करवा रहे हैं, और एससीईआरटी के साइंस के जो क्वेश्चन हम अलग से उसको नोट कर रहे हैं, लगभग 5 से लेकर के 600 क्वेश्चन कवर करवाएंगे उसमें। यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, क्योंकि पहाड़ों पर जो वायु दाब होता है कम होता है, वायु दाब कम होता है तो एक कम तापमान पर ही इसको फिर जब जैसे वायु दाब कम होता है तो कम तापमान पर भी इसमें उबाल आ जाता है। तो ये अगर सिंपल सा देखें तो सिंपल सा रीजन, इतना ही समझिए, ज़्यादा आपके ना दिमाग में पड़ता नहीं, घुसता नहीं है। मिक्स क्वेश्चन से आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा लेता है। आप लोग ये सारी चीज़ें ना किताब में खूब पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं होता, तो आपको चीज़ें उतनी समझ नहीं आती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा लेते हैं, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? ध्यान से देखिए, विकल्प आप सभी के सामने, आराम से रिप्लाई देना चाहेंगे ना, दे ले जाएंगे। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, या रोगाणु जम जाते हैं, या पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। क्या रीजन क्या होता है सबका? हाँ, हवाई जहाज में भी यही कॉन्सेप्ट है। इसका रीजन क्या होता है? ना ये रोगाणु रहित तो करेंगे नहीं, जिसमें रोगाणु खत्म नहीं करेंगे, जमेंगे भी नहीं, मरते भी नहीं है, बस वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, बस यही है। रहते हैं लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। विकल्प आपका ऐसे ही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अभी आप लोग गेस क्या मारेंगे, अभी आप लोग खुद बताएंगे किस एग्जाम में पूछा गया था, नहीं बता पाएंगे। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है? पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? ये क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे थे, दूसरा था। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? हम लोग उड़ने लग जाएंगे तो वहां पर एकदम करने लग जाएंगे, मर जाते हैं, सिलेंडर ढो के ले जाना पड़ता है। तो क्या होगा? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, जितनी चिड़िया नहीं होती उसके 4 गुना फेफड़े लेके उड़ती हैं, वो निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। क्या विकल्प सही होगा? हाँ, अतिरिक्त इनमें वायु कोश पाए जाते हैं। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। ये क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। आप बताइए किस एग्जाम में पूछा गया था? आपके यूपीटेट, सुपरटेट, किसी में से एक में पूछा गया था। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हाँ, -40 डिग्री। विकल्प आपका बी सही हो जाता है, -40 डिग्री है। विकल्प बी सही होता है, -40 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, -40 डिग्री। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है, किसकी वजह से? अधिक दर्शक पहुंचते हैं उसकी वजह से, अम्ल वर्षा के कारण। जल्दी से कैच करिए और मारिए फटाक से, विकल्प की तरफ बढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किधर की तरफ बढ़े? विकल्प ए सही हो जाता है हमारा, ऑप्शन ए सही होता है। ठीक है,
चलिए भाई, विकल्प बी अगला है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है, अगर साइंस का पेपर आ रहा है या फिर जनरल नॉलेज का ही आ रहा है, तो ऊष्मा को या फिर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, मीटर का, हाइड्रोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मोकपल का, किसका सही हो जाएगा? आप लोग ना कोई क्वेश्चन पूछना होगा लास्ट में पूछिएगा, हम सारी रिप्लाई कर पाएंगे। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और साथ ही साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के H2SO4 बना लेता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का HNO3 बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए ये इसका सही जवाब होगा ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा, विकल्प डी सही हो जाता है, बिल्कुल सही। आगे, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंक कौन सा है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? कॉर्निया है, एक्वस ह्यूमर जो है वो है, लेंस है, या फिर विट्रियस ह्यूमर होता है? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंक कौन सा है? कौन सा लगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, लेंस है भाई, लेंस लेंस। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसकी? किलोवाट घंटा यूनिट है किसकी? ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, या फिर हमारा संवेग का? कौन सा विकल्प सही होगा? किलोवाट घंटा एक यूनिट है, ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए भाई जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? पता नहीं। हाँ कीड़ा लगी गयो, तो ये अभी ने न्यूज में बाकी कीड़ा लगा बन, लेकिन उनको पहले ना एसिड रहने का रीजन है। तो एक विकल्प कौन सही बा? किलोवाट घंटा, विकल्प सही हो जाता है ये ऊर्जा का है, विकल्प आपका ए सही होता है। हाँ किलोवाट घंटा, चलिए ऊर्जा की नहीं है, ऊर्जा की नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो बाल पेन होती है किस सिद्धांत पर काम करती है? बाल पेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बाल पेन, ऊर्जा, एनर्जी भाई। विद्युत बिल में इसी को देखा जाता है। वाट घंटा जो है चलिए आगे देखिए। अरे 1 किलोवाट में 1 यूनिट होता है। अरे इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज किया जाता है भाई, बिजली ऊर्जा या फिर मतलब यूनिट का पता लगाने के लिए, ये जैसे मतलब बिल आता है जो ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताइए। आगे जहां भी कंफ्यूजन होगा बाद में हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए बाल पेन ये गुरुत्वीय बल पर डिपेंड करता है, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा, गुरुत्वीय बल है। आगे यह इसका सही जवाब होता है गुरुत्वीय बल। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैसे अगर देखा जाए, अगर ये सरफेस टेंशन लिखा होता है ना, सरफेस टेंशन जो होती, सरफेस टेंशन मतलब सरफेस टेंशन की स्पेलिंग क्या, हिंदी क्या होती है? और ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑप्शन में है आपका, तो ये ग्रेविटी है, गुरुत्वीय बल। सरफेस टेंशन को क्या कहते हैं? जिससे वर्षा की जो बूंदें होती है ना, गोल आकार की होती है, हिंदी क्या बोलते हैं?
हाँ, पृष्ठ तनाव, खुशबू, बहुत बढ़िया। तो पृष्ठ तनाव इसका सही, मतलब अगर दोनों होता तो दोनों सही हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो रिमूव किया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? ध्यान से देखिएगा, फिर आपकी रिप्लाई 100% सही होगी। आगे देखिए, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? इसमें सही हो जाता है निकट दृष्टि दोष। जब वही है 10 मीटर का ही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, 10 मीटर को ही कॉन्सेप्ट, मतलब ये देखिए मेनली तो इसका, अच्छा जो निकट दृष्टि मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी ये बताइए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, 25 मीटर होती है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा अगर हम 2 देते हैं? और इसमें सिंपल सी बात ये पूछा जा रहा है कि जब भी कुछ ना समझ में आए तो जैसे आपसे पूछा रहा दूर साफ नहीं दिखाई देता है, तो जस्ट उसके अपोजिट में दूर साफ नहीं दिखाई देता तो निकट दृष्टि दोष लगा दीजिए, विकल्प भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, ये मायोपिया सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का मतलब अनुमानित स्तर है वो कितना होना चाहिए? शोर का रात के समय आवासीय क्षेत्र में, जहाँ मतलब रहने वाली जगह है, तो 45 डेसिबल है या फिर कौन कौन सा डेसिबल है? ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद रिप्लाई करिए। 25 सेंटीमीटर है ना, मीटर ना लगाइएगा। आगे, हाँ, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा करते हैं? अवतल लेंस करते हैं, ये भी सही जवाब आ गया। आगे बढ़िए, रात के समय, आगे देखिए, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमत स्तर है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आप लोग की रिप्लाई फिर से एकदम से स्लो आ रही, फिर से स्लो आ रही। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 45 डेसिबल है। विकल्प ए सही होता है, 45 डेसिबल इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ठीक बा, आगे आगे। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखिएगा। आ रहा है आप लोगों की रिप्लाई के तरीके से आ रहा है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है क्या? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ध्यान से देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ आगे देखिए, क्या बात है, अम्लीय गुणधर्म तो आ गया। चलिए, ये C2H2 क्या होता है जानते हैं? C2H2 क्या होता है? एथिलीन होता है या एसिटिलीन होता है? कौन बताएगा? C2H2 क्या होता है? ये एथिलीन होता है या फिर एसिटिलीन होता है? तो विकल्प में आपका यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए, अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है, अम्लीय गुणधर्म है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अम्लीय गुणधर्म होगा। अगर आप चाहेंगे तो रिएक्शन हम लास्ट में बता देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? औद्योगिक प्रक्रम है, ईंधन दहन है, परिवहन है, ठोस अपशिष्ट का निपटान है। कार्बन मोनोऑक्साइड किस मतलब क्या मुख्य स्रोत है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न करता है? हाँ, ये है एसिटिलीन है, बिल्कुल सही जवाब है, एसिटिलीन है। बहुत बढ़िया। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत सब गलत, एक को नहीं आएगा, 0 आएगा, 0। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत विकल्प आपका सी से हो जाता है, परिवहन है। परिवहन से होता है भाई, परिवहन है। आगे नेक्स्ट, यशद पुष्प होता है। यशद पुष्प किसे कहते हैं? जिंक कार्बोनेट को कहते हैं, जिंक सल्फेट को कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, जिंक ब्लेंड को कहते हैं।
C2H2 है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा तो एक से ज्यादा बॉन्ड होगा। आगे देखिए यशद पुष्प, यशद पुष्प, आगे जल्दी से बताइए, फिर से आप लोग एकदम से स्लो हो गए। विकल्प हमारा कौन सा है? कॉपी पेस्ट उत्कर्ष मिश्रा, कॉपी पेस्ट ना करिए, हम बता रहे हैं 50 में से 0 आएगा, 50 में से 0 आएगा। आगे देखिए विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, जिंक ऑक्साइड है। विकल्प सी सही हो जाता है, जिंक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, बहुत बढ़िया ZDN लिख रहे हैं, क्या बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया, शाबाश। संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? ऐसे स्लो रिप्लाई करेंगे तो क्या ही होगा। संश्लिष्ट अपमार्जक, हाँ। चलिए तो इसमें विकल्प आपका देखिए, स्टैंडर्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं और केमिस्ट्री के हमने क्वेश्चन बना तो लिए, उस टाइम पे भी लग रहा था कि ये पता नहीं क्या होगा। देखिए पहली बात तो ये जानिए अपमार्जक किसे कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं? ये जो डिटर्जेंट होते हैं अपमार्जक वो होते हैं, सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे अपमार्जक कहते हैं, ठीक है। और जो संश्लिष्ट अपमार्जक होते हैं जानते क्या होता है? संश्लिष्ट जो अपमार्जक होते हैं इसमें 2 सिरे वाले अणु होते हैं जिनका एक सिरा जो होता है जल को आकर्षित करता है। हम आपको कॉन्सेप्ट अपना बता दे रहे हैं जैसे है साइंस का। तो एक सिरा जो होता है उसका मतलब 2 सिरे वाले अणु होते हैं इसमें, तो एक सिरा जो होता है जल को आकर्षित करता है, जो प्राय सल्फेट या सल्फोनेट का होता है। सल्फेट SO4 या फिर सल्फोनेट SO3Na ग्रुप द्वारा ये बना होता है। जो दूसरा सिरा होता है ना जल को प्रतिकर्षित करता है, जो कि हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। ये आपको हम डेफिनेशन एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज बता दी है, ये है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये बताते चलते हैं, जो संश्लिष्ट अपमार्जक होता है कठोर जल में भी पर्याप्त मात्रा में झाग देता है। ये कठोर जल के साथ आघूलनशील जो कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम के लवण ये नहीं बनाते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका बस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इसमें विकल्प आपका कौन सा सही होगा? उधर की तरफ बढ़ चलते हैं। ये तो हो गया, विकल्प आपका सही हो जाता है बी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट ये होता है। विकल्प आपका बी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कितनी स्पीड में और पढ़ाएं? क्वेश्चन तो इतने फटाफट करवा रहे हैं, एक बोलने के चक्कर में 4 क्वेश्चन करवा दें क्या? इससे ज्यादा कौन सी स्पीड होगी? नहीं, इससे ज्यादा कौन सी स्पीड हो सकती है आप बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमको तो लग रहा है फटाफट से हम क्वेश्चन ही करवाते जा रहे हैं और हमको जबकि ये तरीका नहीं उतना सही लगता। अपशिष्ट पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी है? अपशिष्ट पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता, एक भी सेकंड हम बीच में गैप तक नहीं लेते हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन करवाते रहते हैं। अपशिष्ट पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी होती है? 50, 100 है, 200, 500? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। देखिए इसका सही जवाब हो जाता है, ये होगा 200 है। विकल्प सी सही हो जाता है, 200 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब यही तो थोड़ा सा समझा दिए तो आप लोग एकदम से उब जाएंगे, निकल लेते हैं फिर जल्दी से। एक कहावत है, जैसे रोगियक मैन मने भावे वह वैद्य बतावे, तो जैसे तो कैसे एक निक लागत है वैसे बताएगा, निकल ले, बातें खत्म ना। आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाप अंगार गैस एक मिश्रण है किसका? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? भाप अंगार गैस एक मिश्रण है किसका? विकल्प कौन सा सही होगा? भाप अंगार गैस एक मिश्रण है किसका? विकल्प कौन सा सही होगा? जहां पर हमें लगता है ना बता देना जरूरी, वहां पे समझा देते, बाकी तो हम खुद ही बढ़ रहे हैं। विकल्प कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिए, विकल्प सी सही हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर हमारी क्लास से भी आप संतुष्ट ना हुए तो फिर आप नहीं हो सकते।
तो फिर आप पेड कोर्स से ही संतुष्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आपको 0 क्वेश्चन भी मिलेगा, कंटेंट भी सही नहीं रहेगा, पैसा देकर भी डुबा देंगे। चलिए, भाप अंगार गैस विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ में हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं। अधिकांश जो ईंधन होते हैं कार्बन यौगिक होते हैं। ध्यान से देखिए, अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं, फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन या फिर सल्फर के साथ। ध्यान से देखिए, अधिकांश जो ईंधन होते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। बस आंख मूंद दिए और लगा दीजिए हाइड्रोजन। ईंधन है और हाइड्रोजन ना हो, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा है लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैव उर्वरक कौन सा है? यूरिया है, एजोस्पाइरिलम है, कंपोस्ट है, सुपरफॉस्फेट। जैव उर्वरक कौन सा है? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, ये जीव है, एजोस्पाइरिलम। अच्छा, ये है क्या? वायरस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरिया है और साथ ही साथ में फंजाई है या फिर एल्गी है। एजोस्पाइरिलम है क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से। जैव उर्वरक, चलिए जल्दी से बताइए, वेट कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर, नाम से नहीं पता चल रहा है। जैव उर्वरक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं, जो जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं। अरे भगवान, विकल्प हमारा सही हो जाता है, सी कंपोस्ट है। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये एजोस्पाइरिलम तो हम बता देंगे, ये देखिए जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा खाद है और साथ ही साथ में कंपोस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अच्छा, एजोस्पाइरिलम क्या है? चलिए, बैक्टीरिया। रजनी क्या बोल रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला है, वैसे बायोमेट्रिक वैसे किसी को बुराई नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चले। भाई देखिए, एक चीज इसमें और कॉन्सेप्ट है, जैव उर्वरक के अगर देखिए दो बातें कही गई ना, तो जैव उर्वरक का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें अगर दोनों कहा जाता है ना, तो कंपोस्ट है, खाद है, साथ ही साथ में अगर एजोस्पाइरिलम की अगर बात की जा रही है ना, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट हो जाता है। मेनली अगर हम देखिए, अगर इसके और तह तक जाते हैं तो जो जीवाणु होते हैं ना, उससे जो उर्वरक तैयार किया जाता है वो भी आता है। हाँ, ये भी है। तो कहने का मतलब अगर पर्टिकुलर इस तरीके से आ जाता है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ये आ जाता है। एजोस्पाइरिलम भी जैसे मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है ना, भूमि की उर्वरता को मतलब बढ़ाने के लिए जो जीवाणु हैं, मतलब जो कृषि में सहयोग करते हैं, उनसे उर्वरक जो तैयार किया जाता है वो भी जैव उर्वरक में आता है। और कंपोस्ट में भी देखिए, कंपोस्ट भी ये जैव उर्वरक की कैटेगरी में आता है, खाद भी उसमें आता है जो कि जैविक तरीके से तैयार की जाती है। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको हम थोड़ा सा कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एक थ्योरेटिकल जो क्लास होगी जैव उर्वरक को, ये हम माइंड में रख रहे हैं, ठीक है। तो जैव उर्वरक को वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा विकल्प सही होगा? रजनी अपना क्वेश्चन बाद में आप हाँ कीजिएगा, पता नहीं क्या ओवर बैकेलाइट है, सेलुलोज है, पीवीसी, नायलॉन है। विकल्प कौन सा सही होगा? कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, पीवीसी, नायलॉन, सेलुलोज है। विकल्प आपका बी सही हो जाता है। ये सेलुलोज होता है। अच्छा, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साबुनीकरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? साबुन, प्लास्टिक, सल्फर का निष्कर्षण या फिर प्रोटीन की पहचान की जाती है? साबुनीकरण, सेलुलोज कहां पर पाया जाता है? इसको बता करके आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। साबुनीकरण की प्रक्रिया में पौधों की बढ़ोतरी में सहायक नहीं होता, ये जानते हैं। जो प्लांट सेल होता है उसके वॉल का ये मेन सब्सटेंस होता है, मतलब मेन तत्व पाया जाता है, तत्व होता है। सेलुलोज जो होता है पौधों की कोशिका की जो वॉल होती है उसका मेन इंग्रेडिएंट या फिर कह सकते हैं कि सब्सटेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साबुनीकरण की प्रक्रिया जिसमें बनाया जाता है साबुन। आगे अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है किस पर? ये सारे ना केमिस्ट्री के हैं। तो अभिक्रिया ऊष्मा हमें पता है, थोड़े से टफ है लेकिन क्लास में रखना ही जरूरी है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है अभिक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अभिक्रिया ऊष्मा देखिए विकल्प आपका बी ही सही होगा, उस पद पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो विकल्प आपका बी सही होता है। अब आप डिटेल कहेंगे तो हम डिटेल बता देंगे। आगे नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ये केमिस्ट्री का हो गया, अब शायद बायो से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए, फेफड़ा कहाँ स्थित होते हैं? ये आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान होगा। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? फटाफट से ये बताते रहिए। केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। साइंस में हम आपको बता दें अधिकतर क्या सभी 99% सभी लोग बायो का करवा देते हैं, वो आपको इंटरेस्टिंग लग जाता है, फिर वही आप जब इंटरेस्टिंग लगता है वही आप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका एकदम से अछूता रहता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स इवन खाली अदिश और सदिश राशि आप पढ़ते हैं, उसका मात्रक क्या है ये पढ़ लेते हैं। इसके अलावा आप बहुत होता उत्तल और अवतल लेंस पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा आप नेत्र से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, बस इससे ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़ते हैं। फेफड़ा विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही है। फुफ्फुसावरणीय गुहिका, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। हिंदी इसकी बड़ी टिपिकल है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विकल्प आपका डी सही हो जाता है, दूध है। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाता है, दूध है। अच्छा, आगे देखेंगे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन का अर्थ, अनुलेखन की पहली बात तो अंग्रेजी होती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। एक मिनट, ट्रांसक्रिप्शन होता है। आपको बताते चलते हैं। ये पहले तो ये बताइए विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? देखिए, डीएनए जो मेनली एक तरीके से
डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके आरएनए का निर्माण किया जाता है ना, जो वही प्रक्रिया कहलाती, अनुलेखन कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही होगा? इसमें सही हो जाता है आपका आरएनए, नहीं सही होगा, विकल्प आपका डी सही होगा, आरएनए होगा। ठीक है, डीएनए से जब आरएनए बनाया जाता है, डीएनए को टेम्पलेट की तरीके से यूज करके फिर इसका आरएनए बनाया जाता है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर आरएनए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? पायसीकरण, पायसीकरण हाँ, ये अंकिता की रिप्लाई बड़ी बढ़िया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। डीएनए टू डीएनए को रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ये 3 लाइन में एकदम से परफेक्ट है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बड़ा सही है। पायसीकरण विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में भंजित करना, ये कहलाता है पायसीकरण। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा। अब चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं, एक बार सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए जल्दी से रिवीजन करेंगे और ध्यान से आप लोग फटाफट से रिवीजन करते रहिए और रिप्लाई करते रहिए जल्दी से। अगला हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन, दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया? आ जाइए जल्दी से, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है। मैसेज भाग गया, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, जंतर मंतर। आगे बढ़ते नेक्स्ट है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र विकल्प आपका सही हो जाता है, यजुर्वेद है। गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई है? विकल्प बी, कुषाण काल में। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? विकल्प बी सही होता है। नेक्स्ट, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? गीता का फारसी में अनुवाद, विकल्प डी, दारा शिको। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था? ये था, विकल्प ए से हो जाता है अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, आप लोग अब इसमें लेट ना करिए, फटाफट से रिप्लाई करते रहे। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? विकल्प ए से हो जाता है सेंट जॉर्ज दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में पद खालिस का आश्रय क्या था? मुगल प्रशासन में खालिस का आश्रय क्या था? खालिस का मतलब, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है स्वयं सम्राट के स्वामित्व की भूमि। ये पेन दिख नहीं रहा है, आगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? विकल्प बी से हो जाता है इब्राहिम खान। निम्न में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच झगड़े की जड़ बन गया था? तो विकल्प यहां पर हमारा सी से हो जाता है रायचूर दोआब। अगला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध परिषद कहां हुई थी? पहली बौद्ध परिषद कहां हुई थी? राजगिरी, विकल्प सी। निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? विकल्प बी, लोथल। हमारा अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? विकल्प डी, रॉक एडिक्ट 13। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? इसका सही जवाब क्या होगा? किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए जल्दी जल्दी से।
विकल्प ए किन्नौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? चलिए भाई, विकल्प बी सही हो जाता है कर्नाटका। फास्ट। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? विकल्प ए सही हो जाता है ज्वारी वनस्पति। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध विकल्प आपका बी सही हो जाता है हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा? अपारंपरिक विकल्प आपका डी सही हो जाता है बायोगैस है। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा जो सिंहों शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो ये विकल्प आपका डी सही हो जाता है गिर बायो रिजर्व है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दर्रा। विकल्प आपका सी सही हो जाता है दर्रा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल है। इसका सही जवाब क्या होगा? ये चावल है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है चावल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर अगर हम विचार करते हैं तो ये इसका सही जवाब हो जाता है आपका दोनों सही होगा, यानी कि एनटीपीसी ने जल विद्युत के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। तो आपका दोनों सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पौंडीचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाता है पौंडीचेरी। ठीक है, इसका सही जवाब होता है विकल्प ए पौंडीचेरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो कौन सा सही होगा? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी हिमाचल प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किस नदी ने 2 शताब्दी पुराने शहर टिहरी को जलमग्न कर दिया? टिहरी को जलमग्न किसने किया है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा सी। ये इसका सही जवाब होता है भागीरथी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तुक्का मारना है। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग कितना है? तो विकल्प आपका सी होता है 70% है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कल की मैराथन क्लास आप लोग याद रखिएगा, और अगर हमने कब स्टार्ट करेंगे वो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। पहली बात, निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? तो विकल्प आपका बी से हो जाता है शरीर व्यापार अधिनियम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से एक भारत संघ का सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया? तो ये विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। विकल्प बी सही होता है सिक्किम है। विकल्प बी आपका सही हो जाता है सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? विकल्प बी सही हो जाता है संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारें आधार है? स्थानीय सरकारें किसका आधार है? विकल्प आपका ए सही हो जाता है लोकतंत्र का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन कौन करता है? विकल्प आपका सी सही हो जाता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो विकल्प आपका सी सही हो जाता है 1993 में। भारतीय संघ की राजभाषा है? भारतीय संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शाबाश। भारतीय संविधान नागरिकता देता है, जन्म के आधार पर भी देता है, निवास के आधार पर, नगरीकरण किया, तो विकल्प आपका डी सी हो जाता है उपयुक्त सभी के आधार पर। ग्रामीण शासन का पंचायत राज रूप पहले अपनाया गया था? तो राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? विकल्प यहां पर ए सही हो जाएगा संघीय प्रणाली। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है? पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहा जाता है? चलिए, विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है संयुक्त। नेक्स्ट, संयंत्र और मशीनरी हैं उत्पादक की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है? विकल्प आपका बी सही हो जाएगा ज्ञान है।
ठीक है। आगे कार और पेट्रोल हैं। कार और पेट्रोल क्या हैं? कार और पेट्रोल ये पूरक हैं। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियत लागत के संगत है? नियत लागत के संगत विकल्प बी से हो जाता है संपत्ति पर जो है बीमा प्रीमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का प्रयोग ये नियामक होता है, मॉडरेटर होता है। मंदक भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, पहाड़ों पर जो जल है कम तापमान पर उबलता है क्योंकि कौन सा? क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होती है। विकल्प आपका सी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। और रहते तो हैं वो। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि इनमें अतिरिक्त वायु कोश पाए जाते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो -40 डिग्री है। ऑप्शन बी आपका सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है किसकी वजह से? तो विकल्प आपका बी से हो जाता है, अम्ल वर्षा के कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में थर्मोकपल है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? विकल्प सी से हो जाता है, लेंस है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प ए सही होता है, ऊर्जा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल भी है, पृष्ठीय तनाव भी है ना, दोनों है, लगा दीजिए दोनों। सरफेस टेंशन और ग्रेविटी दोनों पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? दूर साफ नहीं देख पाता है। विकल्प आपका बी से हो जाता है, मायोपिया मार दीजिए, निकट दृष्टि दोष, जस्ट अपोजिट करना है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमत स्तर है वो कितना है? रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर अनुमानित जो है 45 डेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन, अब शायद केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है, अम्लीय गुण दर्शाता है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड चलिए आगे बताइए। अभी आप लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। विकल्प सी सही हो जाता है, परिवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशद पुष्प होता है, इसका कौन सा जवाब होगा? यशद पुष्प ये होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? आपको मैंने इसके बारे में डिटेल बता दिया क्योंकि ये बड़ा आपके लिए नया शब्द था। संश्लिष्ट अपमार्जक आप सभी जानते थे, लेकिन संश्लिष्ट जो था तो ये मैंने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप सभी को बता दिया। तो विकल्प आपका देखिए बी सही होता है यहाँ पर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, एक दिन हम ना पूरा साइंस का ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे, आपको लगेगा टफ लेकिन जरूरी होगा, कर लीजिएगा। अपशिष्ट पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? तो विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है, 200 है। कितना होता है? 200 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाप अंगार गैस एक मिश्रण है किसका? भाप अंगार गैस एक मिश्रण है किसका है? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर सी से हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का।
विकल्प सी सही हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं, किसके साथ? ये हाइड्रोजन के साथ होते हैं, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आता है आपका जैव उर्वरक, इसको हम छोड़ के चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट है, सेलुलोज है, पीवीसी है। तो ये सेलुलोज है, सेल वॉल पे जो पादप कोशिका होती है इसकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज से मिलकर के बनती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। साबुनीकरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? साबुनीकरण मतलब साबुन ही बनाया जाता है, विकल्प आपका ऐसे ही हो जाता है। साबुनीकरण के साथ मतलब आइसक्रीम तो बनाई नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अपक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है तो ये उस पथ पर जिससे कि अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है तो इस पर निर्भर नहीं करती है। अपक्रिया के ताप पर करती है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर। तो ये अलग अलग कंडीशन है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद से साइंस में आपके बायो से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े विकल्प डी से हो जाता है, फुफ्फुसावरणीय गुहिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या होता है? नवजात जो नया नया जन्म लेता है बच्चा, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ये डी से हो जाता है, दूध होता है। नहीं, दूध होता है। अब यहाँ पर देखिए, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन में डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, पायसीकरण क्या है? वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। जैसे ये वसा है तो छोटी छोटी ऐसे 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 पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन कहते हैं ना, छोटे छोटे उसमें तोड़ देना होता है। चलिए, अब ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। इसके बाद हम ओरल टेस्ट कराएंगे। अभी वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? आज का सवाल है, आज का सवाल आप सभी के लिए है। आज का सवाल है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? आकृति विज्ञान से, शरीर रचना विज्ञान से, वर्गीकरण से, आर्थिक प्रयोग से। और दूसरा आपका सवाल है, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? सेलुलोज है, गैलेक्टोज है, काइटिन है, या फिर यहाँ पर स्टार्च कुछ लिख लीजिए। तो ये है। ठीक बा, तो आज की क्लास कैसन लाग बा सबन के बताया जरूर कमेंट करके। बढ़िया लाग बा तो वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल पर नया नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक बा, चला ओरल टेस्ट करा थी, ओरल टेस्ट स्टार्ट करी। चला ओरल टेस्ट को ही चला था, चलेगी ना ओरल टेस्ट? ये जो स्पाइरलम ही होगा ना, चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए ठीक है, उसको अभी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। और हाँ, हम लोग चलते हैं ओरल टेस्ट की तरफ। ओरल टेस्ट एकदम से तैयार ही है भाई, ओरल टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं ओरल टेस्ट। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस एक्ट के विरोध करने के दौरान हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस एक्ट के विरोध लाला लाजपत राय की मृत्यु किस एक्ट के विरोध करने के दौरान हुई थी? बिल्कुल कौन सा सही होगा? आगे, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब हो जाता है कि साइमन कमीशन है। अच्छा आगे बढ़िए, आपसे मैंने पूछा है शायद, मरूनी ना, मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास का, मरूनी। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं भाई। मरूनी कहाँ का लोक नृत्य है? मरूनी कहाँ का लोक नृत्य है? बौखला गया ना, पगला गया। मरूनी कहाँ का लोक नृत्य है? मरूनी नहीं, रॉलेट नहीं है, साइमन है, लाठी से। हाँ यहाँ पर देखिए, मरूनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड है। मरूनी ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाता है, ये है सिक्किम का। मरूनी ये है सिक्किम का लोक नृत्य है। ठीक है, करेक्ट है, सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछते हैं। जो सेंधा नमक आप लोग खाते हैं ना, सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है, सेंधा नमक का जो खनिज है उसका नाम आपको बताना क्या है? रॉक साल्ट, हैलाइड सोडियम क्लोराइड है, इसको छोड़िए। चलिए नीलगिरी पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, रॉक सॉल्ट। आगे देखिए, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही साजिदा, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब होता है डोडा बेट्टा है। इसका सही जवाब होता है डोडा बेट्टा है। ठीक है, डोडा बेट्टा। अब आगे देखिए, एक पीसी महाल नोबिस जो मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? प्रथम थी, द्वितीय थी, चतुर्थ थी या फिर सातवीं थी? ये पीसी महाल नोबिस पर विकल्प कौन सा सही होगा? नेहा, मेरा घर डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में है। आगे देखिए, विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा? बिल्कुल सही जवाब है दूसरी रिप्लाई आप लोगों की आ चुकी, दूसरी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो लिखित ये है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया? विकल्प देने की जरूरत नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। तो कहाँ से लिया गया है आप लोग जल्दी से बताइए। कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब किसकी रिप्लाई सही आती है? नहीं, प्रथम नहीं, द्वितीय प्रिंस। तो इसकी सही रिप्लाई आती है कौन सी? हाँ, सांख्यिकी पिता महान लोबिस। आगे 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 जो हमने अभी क्वेश्चन पूछा है, तो विकल्प में अरे दुर्ग मारे अभी आनंद मठ है, मुंडकोपनिषद भाग रही है। अरे वो क्या गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। मैंने पूछा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। चलिए आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ पर झंडा फहराया था? आगे आगे, कोई बात नहीं। सत्यमेव जयते। हाँ आरती, ये देखो ज़्यादा पढ़ने का सर है भाई, ज़्यादा पढ़ने। कोई बात नहीं, अब नहीं भूलेगा। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? आपको हम उत्तर बता देते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में। ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में। एक क्वेश्चन पूछा गया, टैंक मैदान बॉम्बे में। ठीक है, तो किसने? भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन ऐसे ही करके पूछा गया है। अब आगे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर है? गुजरात में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। विकल्प आपको कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही है, गुजरात के, अगर हम पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं, गुजरात के भरूच में। अंकलेश्वर तेल शोधक जो कारखाना गुजरात के भरूच में है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से कौन सा हवाई अड्डा जाना जाता है? कोई बता सकता है? ऑप्शन देना पड़ेगा, बड़ा लंबा सा। देखिए, सोनेगांव हवाई अड्डा जो कि नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर का है, सोनेगांव हवाई अड्डा, या फिर जोधाभाई हवाई अड्डा, या फिर बेंगलुरु का इंटरनेशनल हवाई अड्डा, या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से सोनेगांव हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र के नागपुर का है वो जाना जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइए। एक फुल फॉर्म में ये पूछा जाता है, CSIR का फुल फॉर्म है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। काउंसिल ऑफ, आपको बता देते हैं, स्पेलिंग पहली बात तो गलत है, COUNCIL, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, SCIENTIFIC एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? जोधाबाई, चांद बीबी, रानी पद्मावती। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? 3 हमने विकल्प आपको दे दिया। आगे फटाफट से बताइए, आगे 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 फटाफट से आगे बताइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया दुर्गा, चांद बीबी सही जवाब होता है। ठीक है, चांद बीबी थी। अब चलिए, नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक तो पेज नहीं ओपन किया ना, ये देखिए ध्यान से सुनिए। अराड़ मुला, ये जानते हैं क्या है? ये नौका दौड़ है, ये नौका दौड़ है। ये किस राज्य से संबंधित है आपको ये बताना है। अराड़ मुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। देखिए, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। बिल्कुल सही जवाब होता है ये केरल, सही जवाब। बहुत बढ़िया आस्था, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब होता है केरल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा। अच्छा, इसरो के संस्थापक और इसरो की स्थापना दोनों आपको बताना है। इसरो की स्थापना 1969, 70, 71 या फिर 45। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसरो की स्थापना हुई 1969 में, सही जवाब है। और इसका सही जवाब होता है 15 अगस्त 1969 है। इसरो के संस्थापक क्या हुआ? उपासना। हाँ, 69 सही होगा। आगे देखिए, इसका सही जवाब हो जाता है विक्रम साराभाई। के सिवन, अरे गौत, मतलब माधुरी, इससे पहले इसकी स्थापना नहीं हुई थी। विक्रम, इसका सही जवाब विक्रम साराभाई। अच्छा, 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा? दोहा के, ये कतर में और मेलबर्न में। जिनेवा में। विकल्प कौन सा सही होगा? ये कतर, दोहा इसका कतर सही जवाब होता है, कतर दोहा। ठीक है, ये हो गया। और अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछते हैं। भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? सांकेतिक मुद्रा का एक वर्ड आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, औरंगजेब, अकबर। 5 मैंने ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको बताना है। आगे 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 देखिए, इसका सही जवाब होता है शिखा यदुवंशी। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। बहुत बढ़िया, ये इनका जो शासनकाल था 1329 से 30, क्या एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसे समय वो पूछा भी नहीं जाता। अच्छा, आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है अधिवेशन से रिलेटेड पूछ रहे हैं। दादा भाई नायरोजी, इनके नाम सब ऐसे गलत देंगे। अच्छा देखिए, 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? हम गांव पूछ रहे हैं। हमने जब अधिवेशन आपको पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर फोकस भी किया था, ये गांव में हुआ था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो कहाँ पर हुआ था, किस गांव में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कोई बता सकता है? ऑप्शन नहीं देंगे। ऑप्शन नहीं देंगे। आंदोलन निपटा दीजिए आज रिवाइज करा के। आंदोलन आज रिवीजन नहीं, एक दिन बताएंगे। फिर देखते किसी की। बहुत बढ़िया साजिदा खातून, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखते हैं और किसी की रिप्लाई आती है। शिखा बहुत बढ़िया, काजल बहुत बढ़िया, मिसेस सतीश कुमार बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा आप बताइए, दुर्गेश लोधी बहुत शाबाश। अब आगे बताइए, अब आगे बताइए। पंडित नेहरू, साजिदा की ही रिप्लाई आती है और बहुत बढ़िया, क्या बात है। मनु की भी आई। विकल्प यहाँ पर हमारा अध्यक्षता किसने की थी?
जवाहरलाल नेहरू ने। जितने बच्चों के मैंने नाम लिए उसके अलावा भी और भी बच्चे थे, लेकिन इन्होंने पहले रिप्लाई करी, तो काबिल तारीफ है। ये होता है फैजपुर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैजपुर 1937 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है किस गांव में हुआ था, तो इसका सही जवाब होता है फैजपुर है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला है। अच्छा ये बताइए, पहली बात तो ये बताइए चार मीनार स्थित है कहाँ पर? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन आपको सही तो लग रहे हैं ना अभी ओरल टेस्ट में? ठीक है, बेलगांव 1924 का इसलिए इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की वजह से। मुझे टेंशन है, ऐसा नहीं बोलते, टेंशन रहे तब भी नहीं बोलना चाहिए, टेंशन रहे तो हटा देना चाहिए। ये है चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब हैदराबाद तो रिप्लाई आ गई, लेकिन इसके पीछे हम कुछ और आगे पूछने वाले थे। हैदराबाद में स्थित चार मीनार ये बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुली कुतुब शाह ने। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? किन्नो पढ़ लियो बच्चे, पढ़ लियो, जब से देखो उधर संभाल रही हो। कोई कुछ ना एग्जाम के बाद संभाल लेना, जुड़वा बहन है। हाँ, कुली, इनका कुली कुतुब शाह। ठीक है, अच्छा कल से हम ना पेज खोल लिया करेंगे सिंपल प्लेन वाला। भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ पर है? पहला तैरता हुआ विद्यालय, भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है। कुली कुतुब शाह सही जवाब होता है। राजशेखर, इतने देर में आपको एक ही रिप्लाई समझ आई। मैम आप पढ़ नहीं पा रही हैं, सही बात है। हाँ, ये इसका सही जवाब हो जाता है मणिपुर है। ठीक है, हाँ इस समय तो पूरे यूपी में है। किसने बोला भाई? पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन हाँ ये समय तो पूरे, प्रियंका बहुत बढ़िया, इस समय पूरे यूपी में तैर रहा है स्कूल पूरा। सही बात है, लेकिन वो ऐसे ही है। काबुल नाम जाओ। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल है। अब अगला हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कथकली। कथकली ये सही जवाब हो जाए। कथकली कहाँ का, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल सही, केरल का है। खसरा जो होता है, खसरा, ये किससे होने वाला रोग है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? आजमगढ़ में और अधिक। आगे देखिए, आगे देखिए, खसरा किस प्रकार, मतलब किससे होने वाला रोग है? खसरा बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया, वायरस। हाँ, एक सही जवाब बा वायरस, यानी कि विषाणु बा। आगे बढ़ी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बा, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र। हम नगर पालिका पूछ रहे हैं भाई, नगर पालिका 13 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 27 वर्ष। नगर पालिका चलो बढ़िया रेखा है, बहुत बढ़िया। फिर तो ऐसे डूब जाए तो ज़्यादा सही है, नहीं? पानी की निकासी व्यवस्था सही नहीं है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पानी आए जाए, तो इसका सही जवाब हो जाता है नगर पालिका के लिए 21 वर्ष इसका सही जवाब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका, विधान परिषद, विधानसभा। विकल्प कौन सा सही? राष्ट्रपति की शक्ति। अब यहाँ पर क्लास खत्म करने वाले हैं और कल क्लास हम बहुत तगड़ी क्लास करवाएंगे। ठीक है, पूरा SCRT 100% टोटल SCRT होगा। राष्ट्रपति की शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका इसका सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, एक देखिए योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बड़ा पसंद आएगा। रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया था?
तो क्रॉसिंग योजना इसी के नाम पर। दूसरा है सेतु भारतम परियोजना। तीसरा है सेतु सड़कम परियोजना। चौथा सेतु समुद्रम परियोजना। आगे बताइए कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पर है। कार्यपालिका उसका सही जवाब होता है। जो हमने पूछा राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती थी, उसका सही जवाब होता है कार्यपालिका है। मोहनजोदड़ो की जो व्यवस्था थी नगरी टोटली इससे भी बढ़िया तो थी, लेकिन अभी जो व्यवस्था है सड़क किनारे सभी लोग एकदम से भर भर के उसको जगह बना लेते हैं, उसी दुकान रख लेंगे। बेटू भारत सेतु भारतम परियोजना इसका सही जवाब होगा सेतु भारतम परियोजना। हमने किस ऑप्शन पे रखा हमें नहीं याद है। सेतु भारतम परियोजना इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको ये बताना है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद पहली परियोजना, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। भागीरथी, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दामोदर, इसका सही जवाब होता है। ठीक है, अच्छा अगला बताइए साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। पहले तो ये बताइए इसमें पूरे सदस्य कितने थे। 7 थे, 8 थे, 5 थे या फिर 6 थे, और इसमें से कितने भारतीय थे। साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे। रितु पाल बहुत बढ़िया, दुर्गेश लोधी बहुत बढ़िया, ममता सिंह शाबाश, रेंकी त्रिपाठी शाबाश, मीना सिंह बहुत बढ़िया, एम भाव्या बहुत बढ़िया। चलिए, एक भी नहीं थे, यही तो इसकी प्रॉब्लम थी। साइमन कमीशन ये जो था इसमें भारतीय सदस्य कोई भी नहीं थे, और कुल थे 7, कुल 7 थे, और इसमें से कोई भी भारतीय नहीं था, 0 भारतीय था। ठीक है, इसमें 7 जो सदस्य थे वो सभी ब्रिटिश थे। यही तो इसका मेन वजह था, इसका विरोध होने का यही तो रीजन था। भाई अगर इसमें भारतीय होते तो विरोध ही क्यों होता, इसीलिए तो विरोध हुआ था। आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आगे देखते हैं। हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क वो कैसा स्टोरेज है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा विकल्प सही होगा। हार्ड डिस्क कैसा स्टोरेज है। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो ये है सेकेंडरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। है आसान सा लेकिन बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम कई बार इसको रिपीट भी कर चुके हैं। हम जानते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए, अच्छा 2011 की अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। देखिए हम जो ओरल टेस्ट करवाते हैं ना, बेस्ट टेस्ट होता है ये जानिए, और इसको हल्के में कभी मत लिया करिए, जैसे सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं, लॉस करते हैं। 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। इसका सही जवाब, मुकेश शुक्ला बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब होता है बिहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला कौन सा क्वेश्चन। घूमर नृत्य आप लोग सुने भी होंगे खूब। घूमर नृत्य ये किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। गुजरात है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। घूमर नृत्य बिल्कुल सही जवाब हो जाता है राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। अच्छा, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ पर भेजा गया था। इंग्लैंड,
फ्रांस, अमेरिका, वर्मा। इन्हें कहाँ पर भेजा गया था? बताइए। घूमर नृत्य, ये तो हो गया राजस्थान ना, हो गया। आपसे इतनी बार कहा कभी करके दिखाए घूमर। अरे हमको कुछ नहीं आता है, कुछ घूमर उमर नहीं आता, घूमर घूम जाएंगे एकदम। विकल्प, अरे हम एक भी वीडियो ना डांस वाली डालेंगे, हमको डांट पड़ी है। हमको डांट पड़ गई, भाई मेरे कस के डांट दिए। हाँ वो कस, मतलब मेरी हिम्मत नहीं है, हम वो नहीं 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 नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। 4 मिनट बाकी है, अच्छा 12 बजने में। हाँ ये रंगून हाँ वर्मा रंगून, हाँ याद आ रहा है, ये लोग गाना गा रहे हैं, यहाँ गए रंगून। नहीं 12 तो बजा ही देते ना। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सौभाग्य, सौभाग्य योजना। हाँ डांट पड़ गई, सौभाग्य योजना। मिस उपासना, बहुत बढ़िया, फिर तो काबिल तारीफ। विराम दीजिए क्लास को। अरे राजशेखर आप नहीं, हम तो नहीं देख पाएंगे ना। तो ये देखिए, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, आपको बताते चलो। सौभाग्य योजना ये, हाँ बिजली से, बहुत बढ़िया। ये माधुरी गौतम, ये देखिए, ये इसका सही जवाब होगा। ये किससे संबंधित है? हर घर बिजली पहुंचाना है, बिजली से संबंधित योजना है। हर घर बिजली पहुंचाना सौभाग्य योजना है। भाई आप कैसे बोल सकते हैं? हमने डिटेल में उत्तर प्रदेश वाला करवाया था, तो वहाँ पर डिटेल में करवाया था। उत्तर प्रदेश वाले में भी, केंद्र वाले में भी मैंने करवाया, बिजली से संबंधित है। चलिए आज के ओरल टेस्ट का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एकता प्रथा, सॉरी, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अरे बहुत तेज डांट पड़ रही है। अरे हम बता रहे हैं, अभी बताते हैं क्या डांट पड़ी थी। तो यहाँ पर ये क्लास आज की ख़त्म हो जाती है। और मैम सुनिए, थोड़ी केमिस्ट्री फिजिक्स करवा दीजिए जूनियर के लिए प्लीज़ ना। केमिस्ट्री फिजिक्स, अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स हम करवाएंगे 2-3 दिन में करवाएंगे। ये क्लास को 2-3 दिन में करवाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला इकट्ठे ज़्यादा से ज़्यादा करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही क्लास को करते हैं कंप्लीट, और मिलेंगे फिर आपसे, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अरे हमको डांट पड़ी थी। हाँ सही बात है, सही बात है, वो दुर्गा सही चीज़ थी, सही चीज़ थी। और पता नहीं मैंने कैसे कर ही दिया और अपलोड भी कर दिया, मुझे खुद ही नहीं समझ आया। बट मुझे बाद में ना, जैसे मैंने, जब होता है ना कुछ शांति से देखो तो अच्छा नहीं लगता है, मैं कैसे कर दिया, क्या था, मतलब खुद को अच्छा नहीं लगा। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं हम कर तो जाते, फिर वो अच्छा नहीं लगता है कि एक सूट नहीं करा ना, ये चीज़ है। तो बस ये था कि तब मेरे को खुद नहीं समझ आया, जब डांट पड़ी तब समझ आया। तो ये बात थी। आप लोग अपने शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं इस तरीके से, तो उस गलती को सुधार भी सकते हैं, तो सुधार भी सकते हैं, तो बस यही है। और नहीं, एक होता है ना कि एक कुछ भी चल जाता है, कुछ भी, जैसे मतलब ऐसे चल जाएगा, एक ओकेजनली डांस चल जाता है, फिर ओकेजनली भी चल जाता है, और साथ ही साथ में, और ऐसे एक टीचर की पर्सनालिटी पर ना, मतलब ऐसे डांस सूट नहीं करता है,
ओकेजनली कोई पार्टी हो, कोई गैदरिंग हो, कुछ ऐसा वो चल जाता है, वो चीज़ हम थोड़ा सा नहीं समझ आया। भाई मतलब ऐसे ही बोला, फिर वो बात मेरे को इस तरीके से समझ आ गई थी, उसका यही सेंटेंस था। तो फिर अगर वो कह दे तो फिर हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते ना, फिर सोचना पड़ता है। हाँ तो ये था बस, और कुछ नहीं। और ठीक है, गलती हो जाती है तो उसको सुधार करने का मौका भी मिलना चाहिए, और सारी एक्टिविटीज़ चल जाती है। सारी एक्टिविटीज़ एक टीचर की लाइफ में बहुत कुछ वो चल जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं सही थी। शायद आप लोग भी इस चीज़ से सहमत होंगे ना, तो वो चीज़ थी बस ये मोटिवेशनल। तो एक वो कौन, मतलब वो जैसा कोई वर्ड मेरी लाइफ में अभी नहीं है। तो तो बस यही बात थी, और मुझे खुद पर्सनली जैसे बाद में समझ नहीं आया और अच्छा नहीं लगा, फिर मुझे नहीं अच्छा लगा। एक जो एक जैसे कि मतलब एक डिसेंट सी जो इमेज होती है उस चीज़ को, मतलब आप एंजॉय करिए, मतलब एक तरीके से मस्ती कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बाहर जाइए, टूर पर जाइए, ट्रिप पर जाइए, ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, शॉपिंग करिए उसकी शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन एक नहीं जमता है। और हो रागिनी, थैंक यू सो मच। और कहीं पर भी नहीं दुर्गा, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है हम लोग आपस में होते, कभी कोई देखिए, मैं टीचर तो हूँ लेकिन साथ साथ में कभी कभी एक हो जाता है कि गलतियाँ हो जाती हैं कुछ चीज़ों में, बताना चाहिए उस चीज़ को, ऐसा करना चाहिए। वैसे मैंने देखिए, जो अगर मेरे से गलती हुई ना उस चीज़ की, तो मैंने उस चीज़ को महसूस किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई गलती हुई, उसको सुधारने की भी कोशिश, सुधारने की कोशिश, वो चीज़ें बंद। तो वो चीज़ थी। तो ऐसा हो जाता है, होता है। और कुछ भी हो, सारी चीज़ आप कर सकते हैं। टोटली हम अग्री करते हैं कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी तरीके से घर में टाइम स्पेंड करें, बाहर स्पेंड करें, ट्रिप पर जा रहे हैं, शॉपिंग में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आप मस्ती कर रहे हैं, फैमिली के साथ करें, वो आप सभी शेयर कर सकते हैं। मोटिवेशनल तो उसका कोई वही नहीं है, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं सही था, बस वो नहीं सही था जो मैंने कर दिया। अब उस चीज़ को हम वापस तो नहीं कर सकते। हाँ, एक थोड़ी सी बस ये है। नहीं नहीं, वो तो इतना वो ऐसा गड़बड़ नहीं है, लेकिन हाँ उसको मतलब स्मार्टी भाई, क्या मेरे को कमेंट उतना दिख भी नहीं रहा, अभी कमेंट वो नहीं दिख रहा है। अरे सही बात है, डिलीट कर देना। नहीं, मगर मैं बोलती सब मेरे ऊपर टूट गई, सबको अच्छा लग रहा। अच्छा वो एक गाना सुना, हाँ सुना सुना, आस्था सुना। मुझे भी पसंद है ट्रैवलिंग, मुझे पसंद, लेकिन ऐसे हम फंसे हुए ना, नहीं कहीं नहीं जा पा रहे हैं दूर। कोई बात नहीं, सब लोग आप लोग मेरे मतलब एक दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, जैसे भी हैं। तो हमारी कुछ कमियां भी आप लोगों के सामने आई, अच्छाइयाँ भी आई, कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। अगर हाँ, ये पॉइंट दुर्गा, यही वाली बात थी, यही सेम भाई बोला था, मतलब यही वाली बात। और एक होता नहीं कि ऐसे देखा नहीं, डाल दिया, ऐसे किया, मुझे बाद में तब समझ आता है, हालांकि मैंने उसको कर दिया चेंज। चलिए कोई बात नहीं, गलती आप लोगों के सामने हुई है तो उसको सुधार भी कर लेंगे।
चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही। अच्छा, मुनमुन ब्लॉग पर भी मिलेंगे आप लोगों से। हाँ, मैंने एक पिक डाली थी ना, एक पिक डाली थी, तो आप लोगों ने, किसी ने पूछा था कि मैम वो उस कपड़े को अगर आपने ऑनलाइन ख़रीदा होगा उसकी लिंक भेज दीजिएगा, तो हम आपको थोड़ा सा डिटेल बता देंगे, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि ना इधर टाइम देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उधर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो तो टाइम पास के लिए है। इधर तो मेन हमारा टारगेट है कि आप लोगों को एक सीट दिलाना, तो पहले हमारा टारगेट इधर होगा, और वो तो मस्ती के लिए है। और अभी जब टाइम ही नहीं मस्ती का, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ, लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लेकिन बस वो एक हम छोड़ करके शैतान नहीं कहेंगे, ये तो हम हमेशा ऐसे ही करते रहते, लेकिन हाँ उसको हमें अपलोड नहीं करना था, बस ये था। हाँ कोई बात नहीं, बस ये लगता है ना, जैसे कि भाई ने मना किया तो फिर हम आगे तो कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, पैदल चल रही हूँ, गाड़ी चाहिए, जीवन के सफर सवारी चाहिए, अकेली है मिस खिलाड़ी, मिस्टर खिलाड़ी चाहिए, मानेंगे आज था भी ना। चलिए चलिए, ओके ओके, बाय 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 बाय। मेरा नाम नहीं पता आप लोगों को, ये देखिए। चलिए मिलते हैं ना फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।